इस बार सुशील ने चिट्ठी लिखने में न जाने क्यों इतने दिन लगा दिए थे। हर रोज डाक में कितनी कितनी चिट्ठियां आती थी, मगर सारी डाक हेडमिस्ट्रेस के नाम की ही होती थी। कई दिनों से मनोरमा सचदेव के नाम से कोई भी चिट्ठी नहीं आई थी। वह आते हुए सुशील से कह आई थी कि जल्दी ही उसके लिए गर्म कोट का कपड़ा भेजेगी। उम्मी के लिए भी उसने 1 साल भेजने को कहा था। सुशील कहीं इसीलिए तो नाराज नहीं कि वह दोनों में से कोई भी चीज नहीं भेज पाई। तासी उठकर जाने लगी तो मनोरमा को फिर अपने अकेलेपन के एहसास ने घेर लिया। देवदार के जंगल की घनी सरसराहट, दूर की घाटी में रावी के पानी पर चमकता हुआ चांद और उसकी उनिंदी आंखें, इन सब में जैसा कोई अदृश्य सूत्र था। काशी बरामदा पार कर गई तो उसने उसे वापस बुला लिया और कहा कि वह गेट को ठीक से ताला लगाकर सोए और जाकर कुंती को उसके पास भेज दे। आज वह वहां उसके पास ही सो रहेगी। आधी रात तक उसे नींद नहीं आई। खिड़की से दूर तक धुला निखरा आकाश दिखाई देता था। हवा का जरा सा झोंका आता तो चीड़ और देवदार की पंक्तियां तरह तरह की नृत्य मुद्राओं में बाहें हिलाने लगती। पत्तों और टहनियों पर से फिसल कर आती हुई हवा का शब्द शरीर को इस तरह रोमांचित करता कि शरीर में एक जड़ता सी छा जाती। कुछ देर वह खिड़की की सील पर सिर रखे चारपाई पर बैठी रही। क्षण भर के लिए आंखें मूंद जाती तो खिड़की की सील सुशील के वक्ष का रूप ले लेती। उसे महसूस होता कि हवा उसे दूर, बहुत दूर लिए जा रही है, चीड़ और देवदार के जंगल तथा रावी के पानी के उस तरफ। जब वह खिड़की के पास से हटकर चारपाई पर लेटी तो रोशनदान से छनकर आती हुई चांदनी का एक चौकोर टुकड़ा साथ की चारपाई पर सोती हुई कुंती के चेहरे पर पड़ा। मनोरमा चौंक गई। कुंती पहले कभी उसे उतनी सुंदर नहीं लगी थी। मनोरमा तकिए पर सिर रखे देर तक छत की तरफ देखती रही। जब हल्की हल्की नींद आंखों पर छाने लगी तो वह गेट के खुलने और बंद होने की आवाज से चौंक गई। कुछ ही देर में काशी के क्वार्टर से अयोध्या के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देने लगी। वह उस समय शराब पिए था। मनोरमा के शरीर में फिर एक बार गुस्से की झुरझुरी उठी। उसने अच्छी तरह अपने को कंबलों में लपेटकर उस आवाज को भुला देने का प्रयत्न किया, मगर नींद आ जाने पर भी वह आवाज कानों में गूंजती रही। 2 दिन बाद जब अयोध्या चला गया तो मनोरमा ने आराम की सांस ली। उसे रह रहकर लगता था कि किसी भी क्षण वह अपने पर काबू खो देगी और उस आदमी को चपरासी से धक्के दिलाकर स्कूल के कंपाउंड से निकलवा देगी। वह आदमी शकल से ही कमीना नजर आता था। उसके बड़े बड़े मैले दांत, काले होंठ और खूंखार जानवर जैसी चुभती हुई आंखें देखकर उसे लगता था कि इस आदमी को ऐसी शकल के लिए ही उम्र कैद की सजा हो जानी चाहिए। उसके चले जाने के बाद उसका मन काफी हल्का हो गया। दफ्तर के कुछ काम जो वह कई दिनों से टाल रही थी, उसने उसी दिन बैठकर पूरे कर दिए। उस दिन शाम को डाक से सुशील की चिट्ठी भी आ गई। उसने चिट्ठी दफ्तर में नहीं खोली। क्लर्क से और चिट्ठियों की डिक्टेशन अगले दिन लेने के लिए कहकर क्वार्टर में चली गई। अपनी चारपाई पर बैठकर उसने पेपर कटर से धीरे धीरे चिट्ठी खोली, जैसे उसे चोट न पहुंचाना चाहती हो। चिट्ठी दफ्तर के कागज पर बहुत जल्दी जल्दी लिखी गई थी। मनोरमा को यह अच्छा नहीं लगा, मगर फिर भी उसने एक एक पंक्ति आग्रह के साथ पढ़ा। सुशील ने लिखा था कि जल्दी ही एक जगह उम्मी की सगाई की बात तय हो रही है। लड़का अच्छे पैसे कमाता है और सभी ने यह रिश्ता पसंद किया है। हो सके तो वह उम्मी को साल जल्दी भेज दे। अब उम्मी के ब्याह के लिए भी उन लोगों को कुछ पैसे बचा कर रखने चाहिए। आखिर में उससे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने को कहा था। मनोरमा काफी देर चिट्ठी हाथ में लिए बैठी रही। उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे वह एक चश्मे से पानी पीने के लिए झुकी हो और उसके होंठ पीले रेत से छू कर रह गए हों। चिट्ठी उसने ड्रॉयर में डाल दी और दफ्तर में लौट गई। रात को खाना खाने के बाद वह चिट्ठी का जवाब लिखने बैठी, मगर कलम हाथ में लेते ही दिमाग जैसे बिल्कुल खाली हो गया। उसे लगा कि उसके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं। पहली पंक्ति लिखकर वह देर तक कागज को नाखून से कुरेदती रही। आखिर बहुत सोचकर उसने कुछ पंक्तियां लिखी।
पढ़ने पर उसे लगा उस चिट्ठी में उन चिट्ठियों से कोई खास फर्क नहीं है जो वह दफ्तर में बैठकर क्लर्क को डिक्टेट कराया करती है। चिट्ठी में बात इतनी ही थी कि उसे इस बात का बहुत अफसोस है कि वह साल और कोट का कपड़ा अभी तक नहीं भेज पाई। बहुत जल्दी ही वह ये दोनों चीजें भेज देगी। रात को वह देर तक सोचती रही कि कौन कौन सा खर्च कम करके वह 40-50 रुपया महीना और बचा सकती है। दूध पीना बंद कर दे, कपड़े खुद धोया करे, काशी से काम छुड़ाकर रोटी खुद बनाया करे। ज्यादा खर्च तो काशी की वजह से ही होता था। वह चीजें मांगकर भी ले जाती थी और चुराकर भी। मगर उसने पहले भी आजमा कर देखा था कि स्कूल का काम करती हुई साथ अपनी रोटी नहीं बना सकती। ऐसे मौकों पर या तो वह दूध डबल रोटी खाकर रह जाती थी या कुछ भी छौंक भूनकर पेट भर लेती थी। अगले दिन से उसने खाने पीने में कई तरह की कटौतियां कर दी। काशी से कह दिया कि दूध वह सिर्फ चाय के लिए ही लाया करे और दाल सब्जी में घी बहुत कम इस्तेमाल किया करे। बिस्कुट और फल भी उसने बंद कर दिए। कुछ दिन तो बचत के उत्साह में निकल गए, मगर फिर उसे अपने स्वास्थ्य पर इन कटौतियों का असर दिखाई देने लगा। 2 बार क्लास में पढ़ाते हुए उसे चक्कर आ गया, मगर उसने अपना हठ नहीं छोड़ा। उस महीने की तनख्वाह मिलने पर उसने साल के लिए 40 रुपये अलग निकाल कर रख दिए। रुपये रखते समय उसके चेहरे का भाव ऐसा था जैसे सुशील उसके सामने खड़ा हो और वह उसे चिढ़ाना चाहती हो कि देख लो, इस तरह की बचत से साल और कोट के कपड़े खरीदे जाते हैं। उसके स्वभाव में वैसे भी कुछ चिड़चिड़ापन आ गया था। वह बात बेबात हर एक पर झल्ला उठती थी। एक दिन स्कूल जाने से पहले वह आईने के सामने खड़ी हुई तो कुछ चौंक गई। उसे लगा कि उसके चेहरे का रंग काफी पीला पड़ गया है। उस दिन दफ्तर में बैठे हुए उसके सिर में सख्त दर्द हो आया और वह 12 बजे से पहले ही उठकर क्वार्टर में आ गई। बरामदे में पहुंचकर उसने देखा कि काशी उसके पैरों की आवाज सुनते ही जल्दी से अलमारी बंद करके चूल्हे की तरफ गई है। उसने रसोई घर में जाकर अलमारी खोल दी। घी का डिब्बा खुला पड़ा था और उसमें उंगलियों के निशान बने थे। मनोरमा ने काशी की तरफ देखा। उसके मुंह पर कच्चे घी की कनियां लगी थी और वह उठ करके अपनी उंगलियां दुपट्टे से पोंछ रही थी। मनोरमा एकदम आपे से बाहर हो गई। पास जाकर उसने चोटी से पकड़ लिया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं इसीलिए सूखी सब्जी खाती हूँ कि तू कच्चा घी हजम किया करे। शर्म नहीं आती कमजात? जा, अभी निकल जा यहाँ से। मैं आज से तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। उसने उसकी पीठ पर 1 लात जमा दी। काशी औंधे मुंह गिरने को हुई, मगर अपने हाथों के सहारे संभल गई।